मैं कहता हूँ कि मैंने इंडोनेशिया के मुजाहिदीन के पास पहुंचकर बड़ी कुर्बानी का मुजाहरा किया था, लेकिन उस डॉक्टर की बात सुनी तो मैंने कहा कि कुर्बानी तो इस शख्स ने की है। वो हिंदुस्तान के मशहूर शहर आगरा का रहने वाला था। उसका नाम जमशेद अनवर था और इंडियन आर्मी में कैप्टन डॉक्टर था। वो किसी अमीर बाप का बेटा नहीं था। उसका बाप एक मुस्लिम हाई स्कूल का हेडमास्टर था। उसके 3 बेटे थे। जमशेद सबसे बड़ा था। उस बाप ने मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया था और जमशेद इतना मेहनती निकला कि MBBS की डिग्री हासिल कर ली। उस ज़माने में किसी मुसलमान का मैट्रिक पास होना भी बड़ी बात समझी जाती थी। वकालत और डॉक्टरी तो बड़े ही अमीर ख़ानदानों के रिजर्व थीं। मुसलमान बहुत ही कम वकील या डॉक्टर बनते थे, लेकिन जमशेद के बाप का एक अज़म था और ये उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे माशरे में ऊंचा मुकाम पैदा करें। जमशेद से छोटा भाई BA करके B.Ed कर रहा था। उसे बाप टीचिंग लाइन में भेजना चाहता था। उससे छोटा अभी 3rd ईयर में पढ़ता था। जमशेद अनवर ने डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली तो जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। उसने फ़ौज में किस्मत आजमाई की तो उसे फ़ौरन लेफ्टिनेंट के ओहदे पर ले लिया गया। जंग की वजह से फ़ौज की भर्ती आम थी और डॉक्टरों की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। बाप का इरादा तो ये था कि जमशेद नौकरी करके तजर्बा हासिल कर ले और फिर अपना क्लिनिक खोल ले, लेकिन उस ज़माने में डॉक्टर नौकरी को ज़्यादा पसंद करते थे। डॉक्टर इस वजह से नौकरी पसंद करते थे कि उन वक्तों में बीमारियों का ये हाल नहीं था जो हम आज के दौर में देखते हैं। आजकल तो कोई आदमी ये कहे कि वो तंदुरुस्त है तो हैरत होती है। वो मेरी जवानी का वक्त था। कोई शख्स बीमार होता था और घरेलू टोटके इस्तेमाल करके या किसी सियाने के बताए हुए परहेज से ही ठीक हो जाता। अशियाए खुर्दोनोश खालिस होती थी। आजकल तो हवा भी खालिस नहीं मिलती और पानी भी साफ सुथरा नहीं। अस्पताल खाली पड़े रहते थे। उन हालात में डॉक्टर नौकरी को ही अच्छा समझते थे। डॉक्टर जमशेद अनवर का बाप कोई मर्द मोमिन था। जमशेद की बातों से पता चलता था कि उसका बाप पक्का मुसलमान था, लेकिन मुल्ला टाइप नहीं बल्कि मुजाहिदाना ख्यालात का आदमी था। वो अपने बेटों को जहाद की बातें सुनाता रहता था और ज़्यादातर सलीबी जंगों की बातें करता था। जमशेद अनवर ने अपने बाप का सबसे ज़्यादा असर कबूल किया और उसने तारीख़ इस्लाम की जंगों का मुताला सबसे ज़्यादा किया और इस तरह उसके ख्यालात उसी सांचे में ढल गए। उसके दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर गई। अंग्रेज़ों को वो सलीबी कहा करता था। वो फ़ौज में आया तो उसे हर तरफ हिंदू अफसर नजर आए, जिनमें 2-4 ऐसे थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें करते थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्कीमें बनाते रहते थे। डॉक्टर जमशेद उनकी बातों से मुतासिर हो गया। उसके जहन में ये ख्याल यकीन बनकर बैठ गया कि हिंदुस्तान से अगर कोई अंग्रेज़ों को निकाल सकता है तो वो हिंदुओं की कांग्रेस पार्टी है और उसके लीडर। फ़ौज में आकर उसने ये इरादा कर लिया कि वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं रहेगा बल्कि लड़ने वाला अफसर बनेगा। उसे एक यूनिट के साथ बर्मा के महाज पर भेज दिया गया। जापानी सिंगापुर, मलाया वगैरह को फतह करते हुए बड़ी ही तेज़ी से बर्मा तक पहुंच गए। ये मैं पहले तफसील से सुना चुका हूँ कि जापानियों ने किस तरह बर्क रफ्तार हमले से बर्मा ले लिया था और इंडियन आर्मी की बेशुमार नफरी को जंगी कैदी बना लिया था। डॉक्टर जमशेद भी जापानियों के हाथ आ गया। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक डॉक्टर दुश्मन का जंगी कैदी बन जाए तो भी उसे डॉक्टर ही तस्लीम किया जाता है और उसके साथ जंगी कैदियों वाला सलूक नहीं किया जाता। मतलब ये कि वो दुश्मन के पास जाकर भी अपनी हैसियत से महरूम नहीं होता। जापानियों को भी आखिर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जमशेद अनवर को पूरी ताज़ीम और तकरीम दी और वो डॉक्टरी का काम ही करता रहा। इस दौरान डॉक्टर जमशेद ने सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली बार सुना और वो इंडियन नेशनल आर्मी के हवाले से उस कांग्रेसी लीडर से मुतारिफ हुआ। मैं ये बात पहले भी आपको तफसील से सुना चुका हूँ, यहाँ एक बार फिर सुनाने की ज़रूरत नहीं। इंडियन आर्मी के जंगी कैदियों को इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल किया गया तो डॉक्टर जमशेद भी उधर ही चला गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतल्लिक वो जज्बाती था या नहीं, वो अंग्रेज़ों को अपना और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन समझता था। मैं आपको उसकी सारी बात नहीं सुना रहा, सिर्फ ये बताता हूँ कि वो इस मामले में यानी इस्लाम के सिलसिले में बहुत ही जज्बाती था और हकीकत को कुछ कम ही देखता था। उसे आप अंधी अकीदत कह लें जिसमें इंसान अकल से कम और जज्बात से ज़्यादा सोचता है। अलबत्ता डॉक्टर जमशेद अनवर के किरदार का बुनियादी वस्फ ये था कि 100% मुखलिस और अपने इस्लामी अज़म का वफ़ादार था। मेरी तरह उस पर भी इंडियन नेशनल आर्मी की हकीकत खुली तो वो तड़पने लगा कि अब क्या करे और कहाँ जाए। हिंदू अफसरों की बातों से वो सिर्फ इसलिए मुतासिर हुआ था कि दुश्मन मुश्तरिक था यानी अंग्रेज़। डॉक्टर जमशेद ने कभी सोचा भी न था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए तो वो हिंदुस्तान पर हिंदू राज को कबूल कर लेगा। यूं कहकर वो 2 कौमी नज़रिए का मानने वाला था और उसका मुतालबा यह था कि पूरे हिंदुस्तान में ना सही हिंदुस्तान के किसी हिस्से को इस्लामी मुल्क बना दिया जाए। उस वक्त ना वो ना हम 2 कौमी नज़रिए और पाकिस्तान से वाकिफ़ थे।
मैं तो छोटे से ओहदे का फौजी था, इसलिए बड़े लीडरों से नहीं मिल सका था। डॉक्टर जमशेद उन बड़े अफसरों से मिला था जो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर बन गए थे। उनकी बातें सुनकर जमशेद बहुत ही परेशान हो गया था। जापानियों की पसपाई शुरू हुई तो आईएनए लावारिस होकर बिखरने लगी। फिर जिस तरह मैं आईएनए से बच बचा कर इंडोनेशिया के मुसलमानों के पास पहुंच गया था, उसी तरह डॉक्टर जमशेद भी इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शामिल हो गया। अब वो पूरी तरह खुश और मुतमईन था। उसने अहद कर रखा था कि इंडोनेशिया आज़ाद हो गया तो वो इसी मुल्क का बाशिंदा बन जाएगा और वापस अपने घर यानी आगरा उस वक्त जाएगा जब हिंदुस्तान से अंग्रेज जा चुके होंगे। वो सिर्फ एक परेशानी लिए फिरता था। अपने माँ बाप को याद करता और गमगीन हो जाता था। कहता था कि उसके बाप ने अपना पेट काट कर उसे डॉक्टर बनवाया था। उसे सरकारी इतला ये मिली होगी कि तुम्हारा बेटा लापता हो गया है। लापता होने का मतलब ये होता था कि वो जिंदा नहीं, या ये कि उसकी लाश नहीं मिली। मेरे वालिद साहब का हार्ट फेल हो चुका होगा। डॉक्टर जमशेद ने कहा, हो सकता है मेरी वालदा भी जिंदा ना हो। सोचता हूँ भाइयों का क्या बनेगा। ये थी डॉक्टर जमशेद की कुर्बानी। उसने अपने वालदैन की उमंगें कुर्बान कर दी थी। बाप के बाद खानदान की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती थीं, लेकिन उसने उसकी भी परवाह न की। लेकिन अल्लाह से हमेशा खैर की तवक्को रखनी चाहिए। उसने कहा, मैं किसी ज़ाती गर्ज और मकसद के लिए तो यहाँ नहीं आया। ये लोग अल्लाह के नाम पर इस्लाम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला सलीबी ताकतों से है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इस जहाद में जो ज़ख्मी हो जाए उसकी सुबह शाम शफ़क़त और मोहब्बत से मरहम पट्टी करूँ और नर्सिंग करूँ और उसे ज़िंदा रखूँ। मैं जब किसी मुजाहिद की मरहम पट्टी कर रहा होता हूँ तो कोई ना कोई वजीफ़ा करता रहता हूँ। इसके लिए मुझे हर वक्त बावजू रहना पड़ता है। डॉक्टर जमशेद अनवर के पास इतना वक्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस रोज़ उसे खासी फरागत मैसर आ गई। वो इस तरह के उसे आशिक अली के लिए यहाँ भेजा गया था। इंडोनेशियन हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो ख़ास तौर पर देखभाल किया करते थे। बाद में मुझे पता चला था कि हमारे एरिया कमांडर उस्मान ने हेड क्वार्टर वालों से कहा था कि आशिक अली की हालत ठीक नहीं, इसलिए कोई और डॉक्टर भेजा जाए। डॉक्टर जमशेद स्पेशलिस्ट नहीं था, ना वो एक्सपर्ट था, लेकिन उसे ज़ख्मों की मरहम पट्टी वगैरह का खसूसी तजर्बा हासिल था। छुरी, चाकू, तलवार, खंजर बल्कि कुल्हाड़ी के ज़ख्मों की मरहम पट्टी आसान होती है, लेकिन जो ज़ख्म राइफ़ल और मशीन गन्नों की गोलियों का पैदा होता है या तोप के गोले के टुकड़े से जो ज़ख्म आता है, उसकी मरहम पट्टी आसान नहीं होती। डॉक्टर जमशेद जब से यहाँ पहुँचा था वो ऐसे ही ज़ख्मियों का इलाज करता रहा था। हेड क्वार्टर ने उस रोज़ उसे सिर्फ आशिक अली के लिए भेजा था। उसके हाथ में अल्लाह ने ऐसी शफा दी थी कि सुबह आते ही उसने आशिक की पट्टियाँ खोलीं, ज़ख्म देखे और मालूम नहीं उसने क्या किया कि पट्टियाँ बांध दी, और कुछ देर के बाद आशिक होश में आ गया। मैंने उससे पूछा तो नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि उसने मरहम पट्टी के दौरान कोई वजीफ़ा पढ़ा होगा। अब वो आशिक अली की तरफ से मुतमईन हो गया था, लेकिन अभी उसे वहीं रहना था और रात और दिन आशिक अली की सेहतयाबी का जायज़ा लेना था। इस तरह उसे इतनी फुर्सत मिल गई कि मेरे साथ बातें करता और सुनता रहा। मैं चूँकि हिंदुस्तानी मुसलमान था, इसलिए वो मेरे साथ बातें करना और सुनना चाहता था। मालूम नहीं आपको कोई ऐसा तजर्बा हुआ है या नहीं, उसने कहा। यहाँ के सलीबी मुसलमानों की इस जंग आज़ादी को नाकाम करने के लिए ज़मीन दोज कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हिंदू भी उनके साथ शामिल हैं। सलीबियों में एक तो इंडोनेशियन ईसाई हैं और दूसरे डच यानी वलंदेजी हैं। मैं उनकी ज़मीन दोज तखरीबी कार्रवाइयों के कुछ वाक़यात सुन रहा हूँ और ऐसा वाक़या मेरे साथ भी हुआ है। मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है कि ये कुफ़ार मुसलमानों की जंग आज़ादी को सबोताज नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह कुफ़ार बुरी तरह नाकाम रहेंगे। मैंने कहा, जो कौम दो ताकतवर मुल्कों की फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी को नाकों चने चबवा रही है और फतह साफ नज़र आने लगी है, उस कौम का ज़मीन दोज कार्रवाइयाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हमारे साथ ऐसा एक वाक़या पेश आ चुका है। डॉक्टर जमशेद बातों के दौरान 3 बार आशिक अली को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ गया था और उसने मुझे हर बार आकर बताया था कि अब आशिक सोया हुआ है और उसकी नब्ज़ बिल्कुल ठीक चल रही है। वो एक बार फिर गया और आशिक को देखकर आ गया। आमना के मुतालिक 2-4 बातें हुई और वो फिर उसी मौजू पर आ गया। मैंने उसे सुनाया कि एक वलंदेजी और एक हिंदू औरत हमें एक फंदे में ले गई थी और ये अल्लाह का करम था कि हम वहाँ से निकल आए थे। मैंने उसे वो वाक़या भी सुनाया जब मैं सोराबाया में दाखिल होने से पहले एक वलंदेजी घर में चला गया था और उन लोगों के धोखे में आ गया था। आप खुशकिस्मत थे कि वहाँ से निकल आए। डॉक्टर जमशेद ने कहा, अगर आप उस फंदे से निकल ना सकते और उन लोगों का धोखा कामयाब हो जाता तो वो लोग आपको गिरफ्तार करवा कर अंग्रेज़ों के हवाले कर देते, फिर आपका कोर्ट मार्शल होता और आपको 2-3 साल सजाए कैद मिल जाती। इससे ज़्यादा कुछ भी ना होता। मैं तो ऐसे एक फंदे में फंस गया था जिसमें से अल्लाह ताला मुझे ना निकालता तो मैं तो कत्ल हो गया होता। वो मेरे कत्ल ही की साजिश थी।
ये मेरा ईमान है और हर मुसलमान का यही ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की राह पर चलने वालों की रहबरी अल्लाह ही किया करता है। डॉक्टर जमशेद अनवर ने जब मुझे वो वाक़या सुनाया तो मैं कुछ देर तो उसके मुंह की तरफ ही देखता रहा। मुझे इतना हैरान नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर जमशेद ने पहले ही कह दिया था कि ईमान पक्का हो तो अल्लाह मदद किया करता है। मेरा भी यही ईमान था। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में इससे भी ज़्यादा हैरतनाक वाक़यात हुए हैं, मगर आज पाकिस्तान में बैठकर जब मैं वो वक्त याद करता हूँ तो दुख होता है कि पाकिस्तान में वो ईमान नहीं रहा। डॉक्टर जमशेद ने यह वाक़या पूरी तफसील के साथ सुनाया था। उसे मैं अपनी ज़बान में पेश करूँगा। डॉक्टर जमशेद भी मुझसे बहुत पहले इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शामिल हुआ था। वो डॉक्टर था और कैप्टन भी था, इसलिए वो एक अहम शख्सियत था। मुझ जैसा कोई सिपाही या छोटे से रैंक का आदमी मारा जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी अफसर के मारे जाने से और भी बहुत कुछ मर जाता है। जमशेद कत्ल हो जाता तो एक डॉक्टर मर जाता और फिर एक कैप्टन मर जाता, और ऐसा खला पैदा हो जाता जिसे एक कैप्टन डॉक्टर ही पुर कर सकता था। लेकिन वहाँ डॉक्टरों की कमी थी। डॉक्टर जमशेद की एक अहमियत और अफादियत और भी थी। वो मुबल्लिग भी था और जहाँ जाता वहाँ जिहाद की तलकीन और तबलीग करता था। मेरे साथ बातें करते हुए उसने मेरा जहन साफ और जज्बा तेज कर दिया था। उसे जानने वाले हिंदू उसे जिंदा नहीं देखना चाहते थे। डॉक्टर जमशेद INA से निकलकर इंडोनेशिया के एक बड़े शहर जोग जकार्ता पहुंचा था और वहां के मुसलमानों से मिला तो उन्होंने उसे अपने गोरिल्ला हेडक्वार्टर में ले जाकर जंग आज़ादी में शामिल कर लिया था। इंडोनेशियन बहुत ही खुश हुए कि उन्हें एक डॉक्टर मिल गया है। मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता कि डॉक्टर जमशेद किस जोश और जज्बे से डॉक्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने लगा था। वो 2-4 महीने जोग जकार्ता में रहा और फिर उसे एक और शहर सोराकार्ता भेज दिया गया, जो वहाँ से तकरीबन 90 मील दूर था। वहाँ ज़ख्मी ज़्यादा तादाद में आते थे। उस वक्त सोराकार्ता छोटा सा कस्बा हुआ करता था। आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन ज़्यादातर लोग कस्बे में मौजूद नहीं थे। वो लड़ने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चले गए थे। कस्बे में इसी किस्म का एक अस्पताल बना लिया गया था जैसा सोराबाया में बनाया हुआ था। कस्बे में औरतें थीं या बच्चे या वो जवान साल आदमी नजर आते थे जो ज़ख्मियों को लाते और 1-2 दिन कस्बे में रुक कर चले जाते थे। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई जवान आदमी नहीं था। कुछ घराने वलंदेजियों के थे और कुछ ईसाइयों के भी। मुसलमान जवान भी नज़र आते थे, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रुकते थे। डॉक्टर जमशेद वहाँ पहुँचा तो उसने अस्पताल की ड्यूटी संभाल ली और ज़ख्मियों में मसरूफ़ हो गया। तीसरा या चौथा दिन था कि एक हिंदुस्तानी उसके पास आया और कहा कि यहाँ एक घर मुसलमानों का है जिसमें माँ है और एक जवान साल बेटी। ये भी बताया कि उस औरत का खामिंद जंग आज़ादी में शामिल था और 3 महीनों से उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसकी कुल औलाद ये बेटी हैं और एक जवान बेटा है जो अपनी गोरिल्ला पार्टी के साथ बाहर ही रहता है। मैं इत्तफाक से उस घर के सामने से गुजरा। उस हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा कि औरत दरवाजे में खड़ी थी और रो रही थी। मैंने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि घर में कोई एक मर्द भी नहीं और उसकी बेटी को ना जाने क्या हो गया है कि वो अजीबो गरीब हरकतें करती रहती है। तुम मेरे पास क्यों आए हो? डॉक्टर जमशेद ने पूछा। क्या यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं? आपके इस अस्पताल में और भी डॉक्टर हैं, उस हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा, लेकिन मैं उनकी ज़बान नहीं जानता। आपके पास इसलिए आया हूँ कि एक तो आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और दूसरी वजह ये कि मैंने आपको INA में देखा था। मैं भी फ़ौज से भागकर INA में गया था। उस इंडोनेशियन औरत की ज़बान तुम किस तरह समझ गए थे? डॉक्टर जमशेद ने पूछा। मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ वो कोई ऊंचा तालीम याफ्ता घर मालूम होता है, हिंदुस्तानी मुसलमान ने जवाब दिया। औरत इतनी सी अंग्रेज़ी बोल सकती है कि अपना मतलब वाज़िया कर लेती है। मैं भी इतनी सी ही अंग्रेज़ी जानता हूँ। डॉक्टर जमशेद का अंदाज इंक्वायरी वाला या शक रफा करने वाला नहीं था। वो वैसे ही उस हिंदुस्तानी से कुछ बातें पूछ रहा था। डॉक्टर तो जोशीला जवान था, वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वो इंडोनेशिया आया ही इस मकसद के लिए था। वो उस आदमी के साथ चल पड़ा। उस घर में एक अधेड़ उम्र औरत ने उनका इस्तकबाल किया। वो चेहरे के खदो खाल से इंडोनेशियन लगती थी। उसने अपने खामिन का नाम बताया जो मुझे डॉक्टर जमशेद ने बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। वो बड़ी मगमूम और परेशान थी। डॉक्टर जमशेद ने उसके साथ अंग्रेज़ी में बात की और औरत ने भी अंग्रेज़ी बोली जो ग्रामर के लिहाज से खासी नाकिस थी, लेकिन डॉक्टर जमशेद उसका मतलब समझ गया। उसने घर के कमरों पर नज़र दौड़ाई, ज़ेबो ज़िबाइश देखी और फर्नीचर देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये किसी तालीम याफ्ता और ऊंचे दर्जे के आदमी का घर है। डॉक्टर जमशेद को इंडोनेशियन मुसलमानों के घरों में जाने का कभी मौका नहीं मिला था। ये पहला घर था जिसमें वो दाखिल हुआ था। शायद ये वजह थी कि वो वहाँ के घरों की ऊंच नीच को नहीं समझता था। कुछ भी ना समझने की एक वजह यह भी थी कि जमशेद मर्द मोमिन था और वो अपने किरदार की आंख से सब कुछ देखता था, और उस वक्त उसके जहन पर एक मरीज़ा गालिब आई हुई थी जिसे देखने के लिए वो वहाँ गया था।
अगर उसे बताया जाता कि ये एक मुकामी ईसाई का या किसी वलंदेजी का घर है और यहाँ एक मरीज तड़प रहा है, तो भी डॉक्टर जमशेद किसी खतरे की और किसी पाबंदी की परवाह ना करता और वहां जा पहुंचता। औरत उसे एक कमरे में ले गई। उस कमरे का फर्नीचर वगैरह भी अमीराना था और हर चीज सलीके और करीने से रखी हुई थी। एक पलंग पर एक जवान लड़की लेटी हुई थी। बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। उसके कदो खाल इंडोनेशियन ही थे, लेकिन माँ से ज़रा मुख्तलिफ लगती थी। औरत ने बताया कि ये उसकी बेटी है और ना जाने इसे क्या हो गया है। लड़की डॉक्टर को देखकर उठ बैठी और उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात आ गए। वो डॉक्टर से दूर हटने के लिए पलंग पर सिरकती एक कोने तक चली गई। उसकी माँ ने उसे प्यार किया, पुकारा और कहा कि ये डॉक्टर है और तुम्हें इस ज़हनी अजियत से निजात दिला देगा। वो अपनी ज़बान में बेटी से बात कर रही थी। डॉक्टर जमशेद नहीं समझ सका था। मुझे ये बात सुनाते हुए उसने कहा कि माँ अपनी बेटी को यही कहती होगी क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी ही थीं। हिंदुस्तानी जिसमें अपना नाम अब्दुल खालिक बताया था, वो डॉक्टर के साथ था। उसने डॉक्टर को बताया कि ये लड़की भी कुछ कुछ अंग्रेज़ी बोल लेती है और समझती भी है। उस वक्त डॉक्टर जमशेद को ख्याल आया कि अब्दुल खालिक का इस घर के साथ क्या ताल्लुक है। उसने अब्दुल खालिक से पूछा तो अब्दुल खालिक ने उसे बताया कि वो जब इंडियन नेशनल आर्मी से भागकर यहाँ आया था तो इसी घराने ने उसे पनाह दी थी। उसने ये भी कहा कि इस घर में चूंकि कोई मर्द नहीं रहा और ये माँ बेटी अकेली हैं, इसलिए वो उनकी देखभाल करने के लिए वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। मुझे अगर उस डॉक्टर का सिर्फ ये वाक़या ही सुनाना होता तो मैं ज़रा सी तफसीलात भी सुनाता। कहानी तवील है, लेकिन मैं ज़रा इख्तसार से काम लूँगा। वाक़या पूरा सुनाऊंगा और इसमें कोई तिश्नगी नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर जमशेद ने जान लिया कि लड़की को कोई जिस्मानी बीमारी लाहक नहीं, और अगर कुछ है भी तो वो उसके जहन में है और ये सदमे का असर है। डॉक्टर जमशेद को एक शक ये भी था कि लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती दस्त दराजी और ज़्यादती की होगी। उस वक्त इंडोनेशिया में कोई कानून नहीं चलता था। पुलिस शायद होगी, लेकिन वो मफलूज और बेकार थी। एक सदमे के मुताल्लिक तो उसे बताया ही गया था कि लड़की का बाप जंगे आज़ादी में शामिल हुआ और फिर उसका पता ही ना चला। एक जवान भाई था, वो भी कुछ अरसे से घर नहीं आया था। बहरहाल डॉक्टर जमशेद समझ गया कि लड़की के जहन में सदमे का बेपनाह असर मौजूद है और ये असर उसे पागलपन तक भी पहुंचा सकता है। डॉक्टर जमशेद उठा और लड़की के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखा और अंग्रेजी में उसे कहा कि वो उसका हमदर्द है और उसके बाप और भाई को ढूंढ कर ले आएगा। लेकिन अभी वो उसे यानी लड़की को ज़हनी सुकून देने आया है और ये भी मालूम करना है कि उसके अलावा कोई बात है तो वो बता दे और डरे नहीं और ताउन करे। लड़की का जिस्म साकिन हो गया और वो आंखें फाड़े डॉक्टर के मुंह की तरफ देखने लगी। डॉक्टर पलंग पर बैठ गया था और लड़की उससे ज़रा दूर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। डॉक्टर ने हाथ उसकी तरफ लंबा किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकती डॉक्टर के करीब हो गई। डॉक्टर ने उसे मज़ीद तसल्ली और तशफ़ी दी और बड़े प्यार भरे अंदाज में बातें की। लड़की ने डॉक्टर का एक बाजू पकड़कर अपनी पीठ के पीछे कर लिया और डॉक्टर के साथ इस तरह लग गई जैसे डरा हुआ बच्चा अपनी माँ की आगोश में पनाह लिया करता है। डॉक्टर जमशेद पक्का मोमिन था। वो मोमिन तो पक्का था, लेकिन उम्र अभी कच्ची थी। उसकी उम्र 27-28 साल ही थी। लड़की की उम्र 23-24 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल थी। डॉक्टर जमशेद ने मुझे बताया कि लड़की जब उसके बाजू के घेरे में आकर उसके जिस्म के साथ लगी तो उसके गाल लड़की के सर के साथ मस करने लगे। लड़की के खुले हुए बाल रेशम जैसे मुलायम थे। डॉक्टर जमशेद ने अपने जज्बात में कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी नीयत बद हो गई थी, बल्कि मतलब सिर्फ इतना था कि उसे अपनायत का एहसास होने लगा और ये एहसास भी कि उस लड़की के साथ उसका कोई और ताल्लुक भी है या हो सकता है। लड़की की माँ उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ उसकी बेटी की पीठ थी। वो डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराई और सर से हल्का सा इशारा करके बाहर निकल गई। इशारे का मतलब ये था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये ठीक है और उसे यानी माँ को इस पर कोई एतराज़ नहीं। अब्दुल खालिक भी बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद लड़की का खौफ कुछ कम होने लगा। किसी वक्त लड़की का जिस्म अचानक लरज़ जाता था जैसे झटका लगा हो। यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी राय देना चाहूँगा। वो इसलिए कि बाज़ लोग ये वाक़या सुनकर कहेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा मोमिन था कि एक खूबसूरत लड़की को देख कर पिघल गया। डॉक्टर जमशेद के उस वक्त के तासुरात को वही शख्स समझ सकता है जिसने कुछ अरसा इन हालात में गुजारा हो, जिन हालात में उस डॉक्टर ने उम्र के 4 साल गुजार दिए थे। ये कैफियत मुझ पर भी तारी हो चुकी थी। आपको याद होगा कि बर्मा के जंगलों में ऐसी ही एक खूबसूरत लड़की ने मुझे भी इस आजमाइश में डाल दिया था। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि आप 3-4 बरस जंगल में जानवरों की तरह भटकते फिर रहे हों, जानवरों की तरह खुराक और पनाह ढूंढते फिरते हों। फिर आपको एक ऐसी जंग में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ गोलियाँ चलती हैं और मौत के कहकहे सुनाई देते हैं। आपके आसाब पर मुसलसल बोझ भी पड़ रहा है और खिंचाव ऐसा
जो बाज़ औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त होकर दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ देता है। ऐसे हालात में एक नौजवान लड़की आपके इतने करीब आ बैठती है कि आप उसके जिस्म की तपिश और बू भी महसूस कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको अपना घर याद आएगा, माँ भी, बहन भी, और कोई बेटी है तो वो भी, और अगर कोई बीवी है तो वो तो और ही ज़्यादा याद आएगी। आपको उस खूबसूरत लड़की के वजूद में सब कुछ नज़र आने लगेगा, माँ भी, बहन भी, बेटी और बीवी भी। मैं उन तासुरात को अच्छी तरह और पूरे वसूख के साथ इसलिए बयान कर सकता हूँ कि मैं इस पुल इसरात से गुजर चुका हूँ।